नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि से संबंधित सवालों का दिया जवाब। कहा, पीएम के नेतृत्व में बढ़ा है खाद्य अन्न का उत्पादन। चावल के निर्यात में भारत बना दुनिया का नंबर 1 देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026 में कहा, गन्ना खेती में नई तकनीक और एआई के उपयोग से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान। राजस्थान सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए शुरू की सख्त निगरानी। नकली खाद बेचने वाले 117 के खिलाफ एफआईआर दर्ज और 33 लोग गिरफ्तार। 76,000 से अधिक नमूनों की वार्षिक जांच का प्रावधान। श्रीनगर कृषि विभाग ने की सब्जियों की पौध की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की नारियल के बुरादे के साथ आधुनिक जैविक तकनीक की शुरुआत। किसानों और किचन गार्डन के शौकीनों में वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है इस पहल का उद्देश्य। देश में चीता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रोजेक्ट चीता के लिए गर्व का पल। नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को दिया जन्म। चीता शावकों की संख्या बढ़कर हो गई 33। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि से संबंधित सवालों का जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के आगे लगा है तो उन्हें लगता है कि मोदी जी को श्रेय न मिल जाए, भले ही किसान मरे तो मरे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। चावल के निर्यात में हम दुनिया में नंबर 1 देश बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। बंद करो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गन्ना खेती में नई तकनीक और एआई के उपयोग से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026 में उन्होंने कहा कि सरकार तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए गन्ना जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा देना जरूरी है। राज्य में बंद पड़ी कई चीनी मिलों को फिर से चालू किया जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों को बेहतर बाजार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने गन्ना खेती और चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 तैयार करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में कृषि आधारित उद्योग को मजबूत करना है। राजस्थान सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए सख्त निगरानी शुरू की है। कृषि मंत्री करौड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि जांच में अमानक पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक के लिए नमूनों में 2220 नमूने अमानक पाए गए। इन मामलों में 117 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने कृषि आदानों की जांच क्षमता बढ़ाते हुए 76,000 से अधिक नमूनों की वार्षिक जांच का प्रावधान किया है। साथ ही दोषी विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित और निरस्त किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल सीजन से पहले विशेष अभियान चलाकर बाजार में उपलब्ध उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो। अगली खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में कृषि विभाग ने सब्जियों की पौध की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे के उपयोग के साथ आधुनिक जैविक तकनीक की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र भर के किसानों और किचन गार्डन के शौकीनों के बीच वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। पेश है यह खास रिपोर्ट।
कश्मीर केवल अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि खेती में आधुनिक तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाने के लिए भी पहचाना जाता है। पारंपरिक खेती के साथ साथ कश्मीर में नई कृषि तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती अधिक उत्पादक और लाभदायक बन रही है। इन्हीं नई तकनीकों में जुड़ गई है कोकोपीट के उपयोग के साथ रोपाई की आधुनिक जैविक तकनीक। श्रीनगर में कृषि विभाग ने सब्जियों की पौध की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोकोपीट के उपयोग के साथ आधुनिक जैविक तकनीक की शुरुआत की है। अधिकारियों के अनुसार नारियल के छिलके से बना प्राकृतिक माध्यम कोकोपीट नमी को बनाए रखता है और हवा के बेहतर प्रवाह में और बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। इस विधि से खेतों में रोपाई से पहले स्वस्थ और मजबूत पौध तैयार होती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कोकोपीट के उपयोग से पारंपरिक मिट्टी आधारित नर्सरी पर निर्भरता काफी कम हो सकती है और पौधों की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। आज एक नया तकनीक की है और इससे ये फायदा होता है कि हम किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं और इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये इजी होता है। इसको हम कोकोपीट में लगाते हैं, जर्मिनेशन अच्छी तरह से होती है सीडों की। कि हम बाहर भी सीड लगाते हैं, हाईटेक में भी, पॉली हाउस में भी, लेकिन जो ये एक नया तजुर्बा है फार्मरों के फायदे के लिए। ये कम टाइम लगता है, जल्दी खड़ा होता है। घर में भी लगा सकते हैं, चाहे अंडे की ट्राई है या और कुछ, जैसे फार्मर अपनी तरीके से बोतलों में लगाते हैं, लेकिन जो ये ट्राई है ये हल्की होती है। इस वक्त जो है कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, चिलीज है, कैप्सिकम है, ताकि जो वक्त पर फार्मर को मिले, इस वक्त हम हाईटेक में वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने कोकोपीट के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। ये बेसिकली कोकोपीट आता है बाहर से ही बना हुआ, ये नारियल का बुरादा होता है। इसको हम ये सेल्स ब्रिक्स की शक्ल में आता है, 4 किलो 5 किलो की ब्रिक आती है। इसको हम पानी में पहले डालते हैं, इसका डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट करने के बाद इससे जो एक्स्ट्रा पानी इसका होता है वो निकाल के इसको थोड़ा हम सुखाते हैं, उतना भी सुखाते नहीं है, मॉइस्ट रखते हैं, जिसमें हम 2-4 चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, वर्मिकुलाइट डालते हैं, इसमें हम कंपोस्ट डालते हैं, डिकम्पोज्ड या वर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स करके फिर हम इन ट्रेज में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें सीड प्लेस करते हैं। जो पहले तजुर्बा किया था उसमें हमारी सीडलिंग्स निकल भी आई है। होपफुली अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इंशाल्लाह आइंदा से ये ज़्यादा यहाँ हो जाएगा। कृषि विभाग की ये पहल न केवल किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से जोड़ रही है, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोकोपीट जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से बेहतर गुणवत्ता की पौध तैयार होगी और सब्जियों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक किसान इस आधुनिक जैविक विधि को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक लाभदायक बना सकेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शमीम अख्तर, किसान समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का रिकॉर्ड पंजीयन हुआ है। जिले में अब तक 55,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जिला प्रशासन के अनुसार इस वर्ष अब तक 54,944 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या लगभग 47,000 थी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और किसानों को बोनस का लाभ भी मिलेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों पर भंडारण, बारदान और अन्य व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी की जाए, ताकि किसानों से गेहूं की खरीदी सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा रहा है। न्यूयॉर्क में आयोजित कॉफी फेस्ट न्यूयॉर्क 2026 में भारतीय पवेलियन ने सुर्खियां बटोरी। भारतीय पवेलियन ने भारत के समृद्ध कॉफी विरासत, इनोवेशन और ग्लोबल कॉफी मार्केट में बढ़ती अपनी मौजूदगी की प्रस्तुति दी। इस पवेलियन में भारत की विविध कॉफी किस्मों, उन्नत प्रसंस्करण और तकनीकों, जलवायु अनुकूल कॉफी प्रजातियों से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की गई। इंडिया पवेलियन में कॉफी के इतिहास, जलवायु अनुकूल किस्मों और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर कई शैक्षणिक सत्र भी आयोजित किए गए। इन सत्रों में कॉफी प्रेमियों, खरीदारों और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
और पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों और घरों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकास भवन में यूपी एनर्जी एक्सपो 2026 से पहले आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि सौर ऊर्जा से किसानों की बिजली लागत कम होगी और सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि सौर ऊर्जा में बढ़ते निवेश से उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है। बताया गया है कि यूपी एनर्जी एक्सपो 2026 का आयोजन 7 से 9 मई तक लखनऊ में होगा, जिसमें सौर ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता के लिए गर्व का पल है। उस समय ये बात और भी ज़्यादा गौरवान्वित कर गई जब नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। चीता ज्वाला तीसरी बार मां बनी है। इन शावकों के जन्म के साथ ही भारत में जन्मे और पल रहे चीता शावकों की संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। साथ ही ये भारतीय धरती पर चीतों का 10वां सफल लिटर एक साथ जन्मे शावकों का समूह भी बन गया है, जो देश में चीता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसी सफलता के पीछे वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ और इस परियोजना से जुड़े सभी कर्मियों की मेहनत, कौशल और समर्पण का बड़ा योगदान है, जो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। नए शावकों के आगमन के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या अब बढ़कर 53 हो गई है। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इसी कड़ी में असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट क्षेत्र में इस योजना का सकारात्मक प्रभाव बड़े पैमाने पर दिख रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न सिर्फ लोगों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध करा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। असम के बोकाघाट के निवासियों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। बोकाघाट के निवासियों का कहना है कि पहले उन्हें हर महीने भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ता था। गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिल और भी ज्यादा हो जाता था, जिससे परिवारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। लेकिन अब छतों पर लगे सौर पैनलों की मदद से वे अपनी जरूरत की बिजली खुद ही पैदा कर रहे हैं। इससे उनका बिजली बिल काफी कम हो गया है और कई परिवारों को राहत मिली है। सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और तकनीकी सहायता ने इस योजना को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है। बोकाघाट के कई परिवारों का कहना है कि सौर पैनल लगाने के शुरुआती लागत को लेकर उन्हें चिंता थी, लेकिन सरकारी सब्सिडी मिलने के बाद ये काम काफी आसान हो गया। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की मदद से लोगों को आवेदन प्रक्रिया, स्थापना और रखरखाव से जुड़ी जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। ये स्कीम जो है बहुत अच्छा स्कीम है। प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये स्कीम इंस्टॉल किया है, उन लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। उसका बिजली का बिल पूरा मुफ्त हो रहा है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इससे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। अनेक लाभार्थियों ने बताया कि उनके सौर पैनलों से उनकी जरूरत से अधिक बिजली पैदा हो रही है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल रहा है, जो इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाता है। स्थानीय स्तर पर ये मॉडल धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है और आसपास के लोग भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये दोनों तरीके से हम बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो हमारा जो इकोनॉमिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ है और दूसरा ये है कि जो हमने जो अपना एनवायरनमेंट है उसको भी हम कुछ वो कर पा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जहां एक ओर बिजली बिल में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिला है। इसने न केवल आर्थिक बचत को संभव बनाया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती दे रहा है। इस समझौते से व्यापार, निवेश और सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। आइए देखते हैं भारत मॉरिशस मुक्त व्यापार समझौते पर यह खास रिपोर्ट। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर 22 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए। यह भारत का अफ्रीका क्षेत्र के किसी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत मॉरिशस ने भारत के 300 से अधिक उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से कपड़ा, परिधान, दवाइयां, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन, आभूषण और इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं। इससे भारतीय उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में आसान पहुंच मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत मॉरिशस CECPA से किसानों, छोटे उद्योगों, MSME और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इस समझौते के तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार नियमों को पारदर्शी बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। CECPA के तहत भारत ने भी मॉरिशस के 600 से अधिक उत्पादों को प्राथमिकता वाले बाजार तक पहुंच प्रदान की है। इससे मॉरिशस के निर्यातकों को भारत के बड़े बाजार में अवसर मिलेंगे और दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता सेवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाता है। IT, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे दोनों देशों के बीच कौशल और ज्ञान का आदान प्रदान भी बढ़ेगा। भारत ने समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों को विशेष सुरक्षा दी गई है ताकि घरेलू उद्योगों और किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। भारत और मॉरिशस के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत का चमड़ा उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है और इस क्षेत्र में भारत से होने वाले निर्यात इस देश के प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक उद्योगों में से एक बनाता है। सरकार की नीतियां और योजनाएं भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना रही हैं। भारत चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है और ये देश के शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जक उद्योगों में से एक है। देश भर में गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों की संख्या दुनिया के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसे कच्चे माल की उपलब्धता में प्रमुख बनाती है। चमड़ा उद्योग की नींव देश में बहुत पुरानी है और भारत में इस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों और आधुनिक तकनीकी कौशल का मजबूत आधार है। इसके साथ ही भारत में पर्यावरण अनुकूल टैनिंग उद्योग और अत्याधुनिक निर्माण इकाइयां भी हैं, जिनका चमड़ा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के चमड़ा उद्योग में लगभग 44 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से युवा आबादी और महिला कारीगर शामिल हैं। भारत में चमड़े के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: टैनिंग, फुटवियर, चमड़े के वस्त्र और चमड़े के सामान एवं एक्सेसरीज। भारत में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य चमड़े के प्रमुख उत्पादक हैं। यदि बात करें चमड़े के फुटवियर की, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत विश्व में चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि ये सैडलरी और हार्नेस का तीसरा और चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत से चमड़े का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स और चीन जैसे देशों को किया जाता है। भारतीय चमड़ा उद्योग वैश्विक उत्पादन में लगभग 13% का योगदान देता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा उत्पादक देशों में से एक बनाता है। भारत सरकार ने चमड़ा और फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में फोकस प्रोडक्ट स्कीम का ऐलान किया गया, जिसका उद्देश्य 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, 1.1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात और 22 लाख नौकरियों का सृजन करना है।
इसके अलावा 2600 करोड़ रुपए की सार्वजनिक प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI भी प्रस्तावित की गई है। भारत का चमड़ा उद्योग न केवल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि ये वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति भी मजबूत कर रहा है। सरकार के कदम और निर्यात क्षेत्र में लगातार वृद्धि के कारण भारत इस उद्योग में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बढ़ती गर्मी के इस मौसम में फसलों की देखभाल बहुत जरूरी है। पंजाब में गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। पंजाब के मध्य इलाके में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। यहाँ पछेते गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान भी गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुवाई करें। यहाँ कद्दू वर्गीय फसलों, मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौध भी लगा सकते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में जायद मौसम की उन्नत किस्म की मक्का और उड़द बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म के गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। राजस्थान में सरसों की कटाई करें। रबी के गेहूं और बागवानी वाली फसलों में सिंचाई करें। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क हिस्सों में खरबूज की बुवाई करें। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी इलाकों में चने और जौ के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। गन्ने की रोपाई के लिए ये मौसम सही है। राजस्थान के दक्षिणी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में रबी की मक्का में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दिल्ली के पास वाले इलाकों में भिंडी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ सेम, ग्वार, गर्मियों की मूली की बुवाई करें। टमाटर, मिर्च और गोभी वर्गीय फसलों की रोपाई भी कर सकते हैं। दिल्ली के पास के इलाकों में मूंग और उड़द की बुवाई के लिए उचित समय है। बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। तो चेतना ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताज़ा जानकारी। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
और खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा में शून्यकाल की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव सुधार पर चर्चा की डिमांड कर रहे थे। चर्चा हुई, जब जवाब सुनने की बारी आई ये वॉकआउट कर गए। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देने के लिए एस्मा कानून के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने मिलकर पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों के लिए कुल 60 उड़ानें संचालित की। इन 60 उड़ानों में से 32 उड़ानें विशेष रूप से ईयू के लिए तय की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं रवि लामिछाने तथा बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा सरगम 2026 का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गांव में आया नया हीरो। खरपतवार